गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल गर्वित कॉमर्स क्लास। क्लास 12 ये हमारा सेकंड चैप्टर चल रहा था 5 ईयर प्लान्स इन इंडिया। लास्ट वीडियो में मैंने आपको इकोनॉमिक प्लानिंग की डेफिनेशन बताई थी और जो इकोनॉमिक प्लानिंग है वो कितने टाइप की होती है, दो टाइप की बताई थी, डायरेक्टिव प्लानिंग और कॉम्प्रिहेंसिव प्लानिंग। और फिर हमने उसमें टाइप्स ऑफ इकोनॉमी पढ़ा था और फिर हमने लॉन्ग पीरियड ऑब्जेक्टिव पढ़े थे अपने 5 ईयर प्लानिंग के। तो आज इस वीडियो में हम अपने शॉर्ट पीरियड गोल पढ़ेंगे, यानी हमारे जो 5 ईयर प्लानिंग है उनके शॉर्ट पीरियड ऑब्जेक्टिव क्या है और क्या क्या हमने सक्सेस किया 5 ईयर प्लानिंग को स्टार्ट करके और क्या क्या प्लानिंग हमारी फेल हो गई, यानी क्या क्या हम अचीव नहीं कर पाए। तो सबसे पहले हम शॉर्ट पीरियड गोल के बारे में पढ़ते हैं। देखो बच्चों, शॉर्ट पीरियड गोल्स या शॉर्ट पीरियड ऑब्जेक्टिव क्या है, ये हर एक प्लानिंग के लिए अलग अलग होते हैं। हर एक प्लानिंग के लिए एक स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव होता है। जैसे हमने जो अपनी फर्स्ट 5 ईयर प्लानिंग स्टार्ट की थी 1 अप्रैल 1951 से 31 मार्च 1956 तक, उस प्लानिंग का जो मेन ऑब्जेक्टिव था वो था एग्रीकल्चर सेक्टर को डेवलप करना। उसके बाद जो सेकंड प्लानिंग शुरू हुई थी 1 अप्रैल 1956 से, उसका स्पेशल जो ऑब्जेक्टिव था वो इंडस्ट्रियल सेक्टर यानी सेकेंडरी सेक्टर को डेवलप करना था। ठीक है, तो शॉर्ट पीरियड गोल होते हैं ये किसी एक स्पेसिफिक प्लानिंग के लिए होते हैं और वो ऑब्जेक्टिव होते ही हमारा अगली प्लानिंग का ऑब्जेक्टिव अलग होता है। लेकिन जो हमने लॉन्ग पीरियड ऑब्जेक्टिव पढ़े थे लास्ट क्लास में, वो हर एक प्लानिंग का बेस होते हैं। देखो, शॉर्ट पीरियड गोल, शॉर्ट पीरियड ऑब्जेक्टिव वेरी फ्रॉम प्लान टू प्लान डिपेंडिंग ऑन करंट नीड ऑफ द इकोनॉमी। बिफोर ब्रॉडली प्लान टू प्लान ऑब्जेक्टिव वर स्पेसिफाइड एज अंडर। When the first plan was initiated, the country was battling shortage of food grain। देखो, जब फर्स्ट 5 ईयर प्लानिंग स्टार्ट की गई तो जो हमारा इंडिया है यहाँ फूड ग्रेन की कमी थी। अकॉर्डिंग द फर्स्ट प्लान फोकस ऑन हायर एग्रीकल्चर प्रोडक्शन एज द प्रिंसिपल ऑब्जेक्ट। इसलिए जो फर्स्ट प्लानिंग थी उसका मेन मोटिव क्या था, एग्रीकल्चर सेक्टर को डेवलप करना, यानी जो फूड ग्रेन है उनका प्रोडक्शन बढ़ाना। सेकेंड, enthusiastic achievement of the first plan promoted the planner to shift the focus from agriculture to industry। फर्स्ट प्लानिंग में हमने एग्रीकल्चर को काफ़ी डेवलप कर लिया था, इसलिए अब जो हमारे प्लानर थे अब उन्होंने किसकी तरफ मूव कर लिया, इंडस्ट्री की तरफ। अकॉर्डिंगली इंक्रीज इन इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन वाज टेकन एज द प्रिंसिपल ऑब्जेक्टिव ड्यूरिंग द सेकंड प्लान। उसके बाद थर्ड प्लान एम्फिस्ड द नीड फॉर सेल्फ सफिशिएंसी इन फूड ग्रेन प्रोडक्शन, वाइल द फोर्थ प्लान फोकस ऑन प्राइस स्टेबिलिटी एंड फुल यूटिलाइजेशन ऑफ मैन पावर। तो तीसरी जो प्लानिंग थी उसका मेन मोटिव क्या था कि हमारे को सेल्फ सफिशिएंट बनना है फूड ग्रेन में। और जो फोर्थ प्लानिंग थी वो स्पेशल प्राइस स्टेबिलिटी के लिए थी और फुल यूटिलाइजेशन ऑफ मैन पावर, यानी बेरोजगारी को दूर करना। उसके बाद जो अगली प्लानिंग आई, एलिवेशन ऑफ पॉवर्टी वाज द प्रिंसिपल ऑब्जेक्टिव ऑफ 5th एंड 6th प्लान। जो हमारी 5वीं प्लानिंग थी और 6ठी प्लानिंग थी उसका मेन मोटिव गरीबी को दूर करना था। वाइल द 7th प्लान अगेन स्ट्रेस द नीड फॉर ग्रेटर एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी। 7th प्लानिंग का मेन मोटिव एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी क्रिएट करना। द 8th प्लान रेनफोर्स द ऑब्जेक्टिव ऑफ फुल एम्प्लॉयमेंट बिसाइड यूनिवर्सलाइजेशन ऑफ एजुकेशन। जो हमारी 8वीं प्लानिंग थी उसका ऑब्जेक्टिव था फुल एम्प्लॉयमेंट मेंटेन करना और एजुकेशन को बढ़ाना। ग्रोथ, प्राइस स्टेबिलिटी एंड इन्वायरमेंट सस्टेनेबिलिटी वर द प्रिंसिपल ऑब्जेक्टिव ऑफ द 9th प्लान। और 10th प्लानिंग का ऑब्जेक्टिव था नीड फॉर बेटर क्वालिटी ऑफ लाइफ, रहने सहने का जो ढंग है उसमें वो ज़्यादा सुधार करना। पॉवर्टी रिडक्शन, जॉब क्रिएशन एंड प्रोटेक्शन ऑफ इन्वायरमेंट वर द फोकस एरिया ऑफ द 11th प्लान। तो ये हर एक प्लानिंग के कुछ स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव बताए हैं। ये हमारे सभी क्या थे, शॉर्ट पीरियड गोल थे। अब आगे डायग्राम बना के एक टेबल बना के बता रखे हैं। देखो, 12th जो प्लानिंग है उसका ऑब्जेक्टिव बताया है यहाँ पे, नीड फॉर सस्टेनेबल एज वेल एज इंक्लूसिव ग्रोथ। सस्टेनेबल डेवलपमेंट करना यानी कि रिसोर्सेज जो है हमारे उनको बगैर एक्सप्लोटेड किए ही ग्रोथ करना, फ्यूचर जनरेशन के लिए सेव रखना। इन्होंने जैसे यहाँ बताया, जो हमारी पहली प्लानिंग थी 1 अप्रैल 1951 से 31 मार्च 1956 तक, इसका मेन मोटिव बताया इन्होंने यहाँ पे, इंक्रीज इन एग्रीकल्चर प्रोडक्शन और इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रोडक्शन, इनकम एंड वेल्थ। दूसरी प्लानिंग जो 1 अप्रैल 1956 से 31 मार्च 1961 तक थी, ये स्पेशल इंडस्ट्री फोकस थी। इसके ऑब्जेक्टिव क्या थे, इंक्रीज इन इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन और डेवलपमेंट ऑफ हैवी इंडस्ट्री। थर्ड प्लानिंग जो 1 अप्रैल 1961 से 31 मार्च 1966 थी, इसका ऑब्जेक्टिव सेल्फ सफिशिएंटी इन फूड ग्रेन प्रोडक्शन, जनरेशन ऑफ
एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी और रिडक्शन इन इनइक्वलिटी। उसके बाद बीच में 3 एनुअल प्लान आए थे भाई, एक एक ईयर के लिए, ठीक है। 5 ईयर प्लानिंग नहीं कर पाए हम। जो 4th प्लानिंग थी, जैसे 3 प्लान थे, 1 अप्रैल 1966 से 31 मार्च 1969 तक, जो 3 साल आए बीच में, इनमें हमने एनुअली प्लानिंग की थी एक साल के लिए। उसके बाद 4th जो 5 ईयर प्लानिंग थी 1969 से 1974 तक, ये ग्रोथ की स्पीड को बढ़ाना और प्राइस स्टेबिलिटी मेंटेन करना इसका ऑब्जेक्टिव था। अगली जो 5वीं प्लानिंग थी उसका ऑब्जेक्टिव था भाई जो लिविंग ऑफ स्टैंडर्ड, स्पेशली जो वीकर सेक्शन है उनको डेवलप करना। उसके बाद 1 साल के लिए फिर हमने एनुअल प्लानिंग की 1 अप्रैल 1979 से 31 मार्च 1980 तक। फिर जो हमारी छठी 5 ईयर प्लानिंग थी अप्रैल 1980 से 31 मार्च 1985 तक, इसका मेन मोटिव रिमूवल ऑफ पॉवर्टी, रिडक्शन ऑफ इनइक्वलिटी और डेवलपमेंट ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर। 7th प्लानिंग थी अप्रैल 1 1985 से 31 मार्च 1990 तक। इसका मोटिव था जनरेशन ऑफ एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी और इंक्रीज इन प्रोडक्शन एग्रीकल्चर प्रोडक्टिविटी। उसके बाद जो 8वीं प्लानिंग थी उसका ऑब्जेक्टिव, यानी सभी के ऑब्जेक्टिव जो मैंने पीछे बताए हैं वही दे रखे हैं यहाँ पे टेबल बना के अच्छी तरह, ठीक है। ये सभी को याद रखने हुए। अब उसके बाद है फीचर्स ऑफ इकोनॉमिक पॉलिसी अंडर प्लानिंग टिल 1991, यानी 1991 से पहले, 1991 से पहले हमारी इकोनॉमी में जो पॉलिसियाँ बनाई गई उनके बारे में बताया गया। देखो 1991 से पहले जितनी भी पॉलिसियाँ बनाई गई थी उन सभी में पब्लिक सेक्टर को ज़्यादा इंपॉर्टेंस दी गई थी इन कंपेरिजन टू प्राइवेट सेक्टर। प्राइवेट सेक्टर को इंपॉर्टेंस नहीं दी थी, पब्लिक सेक्टर का मेन रोल था इकोनॉमी में। तो सबसे फर्स्ट पॉइंट ये बताया कि हैवी रिलायंस ऑन पब्लिक सेक्टर, यानी मोस्टली जो इंडस्ट्री थी वो पब्लिक सेक्टर के लिए ही थी। इकोनॉमिक पॉलिसी प्रायर टू 1991 इंडिकेट वी हैवी रिलायंस ऑन पब्लिक सेक्टर। थस इन द इंडस्ट्रियल पॉलिसी रेजोल्यूशन 1956, 1956 में एक पॉलिसी बनाई थी इंडस्ट्रियल पॉलिसी रेजोल्यूशन, जिसको हम IPR के नाम से जानते हैं। एज मैनी एज 17 इंडस्ट्री वर रिजर्व फॉर पब्लिक सेक्टर। इस पॉलिसी में 17 इंडस्ट्री ऐसी थी जिनमें केवल पब्लिक सेक्टर ही इन्वेस्टमेंट करेगा। एज अगेंस्ट 12 इंडस्ट्री ईयरमार्क फॉर प्राइवेट सेक्टर, 12 इंडस्ट्रियों को रिजर्व किया गया था प्राइवेट सेक्टर के लिए। इट वॉज रियलाइज दैट द ऑब्जेक्टिव ऑफ सोशलिस्ट पैटर्न ऑफ सोसाइटी कुड बी अचीव ओनली थ्रू ए कॉम्प्रिहेंसिव डेवलपमेंट ऑफ पब्लिक सेक्टर इंटरप्राइज, क्योंकि गवर्नमेंट चाहती थी कि वेलफेयर मेंटेन हो, और वो तभी हो सकता है जब कॉम्प्रिहेंसिव डेवलपमेंट होगा, यानी कि दोनों सेक्टर काम करेंगे, गवर्नमेंट सेक्टर भी और प्राइवेट सेक्टर भी। सेकंड फीचर है रेगुलेटेड डेवलपमेंट ऑफ प्राइवेट सेक्टर, कि जो प्राइवेट सेक्टर था उसके ऊपर बहुत सारे रेस्ट्रिक्शन लगा रखे थे। प्राइवेट इन्वेस्टर को अपना बिजनेस सेटअप करने से पहले लाइसेंस लेना पड़ता था गवर्नमेंट से। अकॉर्डिंग टू इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट एंड रेगुलेशन एक्ट 1948, न्यू इंडस्ट्री इन द प्राइवेट सेक्टर कुड नॉट बी एस्टैब्लिश्ड विदाउट ए लाइसेंस एंड रजिस्ट्रेशन। Similarly, Monopoly and Restricted Trade Practice Act 1961 placed several restrictions on the expansion of existing industries in the private sector. फिर ये भी था कि मान लो हमने बिजनेस सेटअप करते टाइम लाइसेंस ले लिया, अगर हम अपने बिजनेस को बड़े लेवल पे करना चाह रहे हैं तो तब भी हमारे को गवर्नमेंट से परमिशन लेनी पड़ेगी। थर्ड पॉइंट है प्रोटेक्शन ऑफ स्मॉल स्केल इंडस्ट्री एंड रेगुलेशन ऑफ लार्ज स्केल इंडस्ट्री, यानी गवर्नमेंट ने 1991 से पहले जितनी भी पॉलिसियाँ बनाई उसमें गवर्नमेंट का मेन मोटिव था कि जो स्मॉल स्केल इंडस्ट्री है उनको प्रोटेक्ट करना। तो क्योंकि स्मॉल स्केल इंडस्ट्री बड़ी इंडस्ट्री के साथ कंपटीशन नहीं झेल सकती, इसलिए गवर्नमेंट ने कुछ प्रोडक्ट ऐसे थे जो स्मॉल स्केल इंडस्ट्रियों के लिए रिजर्व कर दिए थे, यानी इनको लार्ज स्केल इंडस्ट्रियाँ नहीं बनाई। फोर्थ है डेवलपमेंट ऑफ हैवी इंडस्ट्री ऑफ स्ट्रेटेजिक सिग्निफिकेंस। 1991 से पहले जो हमने पॉलिसियाँ बनाई तो उसमें हमारी गवर्नमेंट ने कोशिश किया कि यहाँ पे हैवी इंडस्ट्रियों का भी डेवलपमेंट हो जाए। इंडस्ट्री लाइक ऑफ इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन, इंजीनियरिंग गुड्स एंड आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री वर आइडेंटिफाई एज ऑफ स्ट्रेटेजिक सिग्निफिकेंस। दीज इंडस्ट्री वर टू बी डेवलप ऑन प्रायोरिटी बेसिस। पाँचवा पॉइंट है फोकस ऑन सेविंग एंड इन्वेस्टमेंट, यानी 1991 से पहले जितनी भी पॉलिसियाँ बनाई गई उसमें इन्वेस्टमेंट को बढ़ाने के लिए और सेविंग को बढ़ाने के लिए फोकस किया गया। पब्लिक को ज़्यादा इंटरेस्ट रेट बढ़ा के, यानी ज़्यादा इंटरेस्ट रेट करके उनको सेविंग के लिए मोटिवेट किया गया, और प्रोड्यूसरों को ज़्यादा सब्सिडी देकर गवर्नमेंट ने इन्वेस्टमेंट को मोटिवेट किया ताकि वो ज़्यादा इन्वेस्टमेंट करें। सिक्स पॉइंट है प्रोटेक्शन फ्रॉम फॉरेन कंपटीशन। 1991 से पहले जितनी भी पॉलिसियाँ बनाई हमारी गवर्नमेंट का मेन मोटिव अपनी डोमेस्टिक इंडस्ट्रियों को फॉरेन कंपटीशन से बचाना था, इसलिए हमारी गवर्नमेंट ने इंपोर्ट पे ज़्यादा टैक्स लगा रखा था।
फोकस ऑन इम्पोर्ट सब्सटीट्यूशन, जितनी भी पॉलिसियाँ बनी उन सभी का फोकस था कि जो गुड्स हम बाहर से इंपोर्ट करते हैं क्यों ना उसका सब्सटीट्यूट हम खुद ही बनाना स्टार्ट कर दें। रेस्ट्रिक्शन ऑन फॉरेन कैपिटल, हमारी गवर्नमेंट ने फॉरेन कैपिटल यानी फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट पे भी कुछ रेस्ट्रिक्शन लगा रखा था। सेंट्रलाइज प्लानिंग, मतलब गवर्नमेंट ने जितनी प्लानिंग की बिफोर 1991 वो सभी सेंट्रलाइज प्लानिंग थी, यानी गवर्नमेंट सेक्टर ही मेन रोल प्ले कर रही थी। अब सक्सेस या अचीवमेंट ऑफ प्लानिंग, यानी हमने आज तक हमारी जो 12 प्लानिंग कंप्लीट हो गई तो हमने उसमें क्या क्या अचीव कर लिया है ये बताया गया है यहाँ पे। फर्स्ट पॉइंट है इंक्रीज इन नेशनल इनकम, हमने अपनी नेशनल इनकम को काफ़ी डेवलप किया। इन्होंने यहाँ पे एक बार डायग्राम बना के बता रखा है। जो फर्स्ट प्लान था उसमें हमारा जो नेशनल इनकम का जो इंक्रीज रेट था वो 4.6%, दूसरे में थोड़ा सा कम हो गया 4.1, तो घटता है, लेकिन 5वीं प्लानिंग के बाद कंटिन्यूसली बढ़ता जा रहा है। एक बार 9th प्लानिंग में फिर कम हुआ था, ठीक है। मतलब कि हमने अपना ये एक ऑब्जेक्टिव अचीव कर लिया है कि हमारी जो नेशनल इनकम है अब उसमें ग्रोथ हो रही है। सेकंड, इंक्रीज इन पर कैपिटा इनकम, यानी जो प्रति व्यक्ति आय है उसमें देखो जो फर्स्ट प्लानिंग में जो हमारी ग्रोथ रेट थी पर कैपिटा इनकम केवल 2.7% थी, लेकिन 12th प्लानिंग में जो ग्रोथ रेट आ गई पर कैपिटा इनकम की वो 5.5% पे आ गई। यानी हमने ग्रोथ रेट को, पर कैपिटा इनकम की ग्रोथ रेट को लगभग डबल कर लिया है। थर्ड पॉइंट है राइज इन सेविंग एंड इन्वेस्टमेंट। देखो फर्स्ट प्लानिंग में जो इन्वेस्टमेंट का रेट था वो 9.3% था, लेकिन 2017-18 में रेट ऑफ इन्वेस्टमेंट कितना हो गया 32.3%। तो काफ़ी ज़्यादा डेवलप किया है हमने सेविंग और इन्वेस्टमेंट को बढ़ाने के लिए। फोर्थ है इंस्टीट्यूशनल एंड टेक्निकल चेंज इन एग्रीकल्चर, एग्रीकल्चर सेक्टर में भी काफ़ी चेंज किया हमारी गवर्नमेंट ने। कैसे, एक तो लैंड रिफॉर्म करके और एक थ्रू इम्प्रूवमेंट इन टेक्नोलॉजी। लैंड रिफॉर्म में जो डिफरेंस था टिलर ऑफ द सॉइल और ओनर द सॉइल उस सिस्टम को ख़त्म कर दिया। और मॉडर्नाइजेशन एंड रेगुलराइजेशन ऑफ रेंट को एक फिक्स रेट पे कर दिया। सीलिंग ऑन लैंड होल्डिंग एंड रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ लैंड, सीलिंग कर दी लैंड होल्डिंग की और लैंड को रीडिस्ट्रीब्यूट कर दिया हमारी गवर्नमेंट ने। ऑप्टिमाइजिंग होल्डिंग साइज ग्रोथ कंसोलिडेशन होल्डिंग। और सेकंड पॉइंट है इम्प्रूवमेंट इन टेक्नोलॉजी, पर्टिकुलरली HYV जो हम हाई यील्ड वैरायटी सीड्स यूज़ कर रहे हैं, इससे हमारे एग्रीकल्चर सेक्टर का जो आउटपुट और प्रोडक्टिविटी कई गुना ज़्यादा बढ़ गई है, ठीक है। तो फिफ्थ अचीवमेंट क्या, ग्रोथ एंड डाइवर्सिफिकेशन ऑफ इंडस्ट्री। हमने यहाँ अपने इंडिया में इंडस्ट्रियों को भी काफ़ी डेवलप किया है 5 ईयर प्लानिंग की हेल्प से। 5 ईयर प्लान गिव ए बिग पुश टू द बेसिक एंड कैपिटल गुड्स इंडस्ट्री, आयरन एंड स्टील मशीनरी, केमिकल फर्टिलाइजर एटसेट्रा। इसे बताया कि ड्यूरिंग द प्लानिंग पीरियड ग्रोथ रेट ऑफ इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन हैज़ बीन अराउंड 7% पर एनम। 11th प्लानिंग में जो ग्रोथ रेट था 7.2% था, इट इंक्रीज टू 6.9% इन 2018-19। कंज्यूमर गुड्स इंडस्ट्री हैव सब्सटेंशियली ग्रोन टू अचीव द लेवल ऑफ सेल्फ सफिशिएंसी। कंज्यूमर गुड्स इंडस्ट्री भी काफ़ी डेवलप हो गई हैं और इंडियन इकोनॉमी इज़ नाउ रैंक्ड एज द 10th लार्जेस्ट इंडस्ट्रियल इकोनॉमी इन द वर्ल्ड। यानी वर्ल्ड में अब हमारी जो रैंक है इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन में वो 10वें नंबर पे आ गई है। 6th अचीवमेंट है इकोनॉमिक इंफ्रास्ट्रक्चर, यानी इंफ्रास्ट्रक्चर को भी काफ़ी ज़्यादा डेवलप किया है। इकोनॉमिक इंफ्रास्ट्रक्चर में स्पेशली इलेक्ट्रिसिटी, पावर, एनर्जी इनको इंक्लूड करते हैं। मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट एंड कम्युनिकेशन, means of transport and communication, irrigation facility and power generation capacity, banking and insurance facility are the key element of economic infrastructure। तो इन सभी चीज़ों में बहुत ज़्यादा ग्रोथ की हमारे इंडिया ने। जैसे इंडियन रेलवे हैज़ बिकम वन ऑफ द वर्ल्ड लार्जेस्ट रेलवे नेटवर्क, जो हमारा इंडियन रेलवे का जो नेटवर्क है वो वर्ल्ड में पहले नंबर पे है। इंस्टॉल्ड पावर जनरेशन कैपेसिटी जो 1950-51 में 2300 मेगावाट थी, देखो कितनी गुना बढ़ा ली हमने, अभी इंक्रीज हो गए 3,56,818 मेगावाट हो गई। ये 2019 का बता रखा है। रिवोल्यूशनरी ग्रोथ ऑफ IT सेक्टर हैज अर्न इंडिया द डिस्टिंक्शन ऑफ ए ग्लोबल प्लेयर इन द इंटरनेशनल मार्केट। IT सेक्टर की इंडस्ट्री अभी काफ़ी ज़्यादा डेवलप हो चुकी है हमारी कंट्री में। सेवंथ है सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर। सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर में हम स्पेशली एजुकेशन फैसिलिटी और हेल्थ फैसिलिटी को इंक्लूड करते हैं। इसमें भी हमारे इंडिया ने काफ़ी ग्रोथ की है।
ये बताया गया कि जो डेथ रेट था वो अब 2017 में 6.3 पर थाउजेंड पे आ गया है, लेकिन 1951 में 27 पर थाउजेंड था। जो एवरेज लाइफ थी 1951 में 32 ईयर थी, लेकिन 2018 में 69.4 ईयर पे पहुंच गए। ऐसी एजुकेशन फैसिलिटी, नंबर ऑफ स्कूल काफ़ी ज़्यादा, लगभग 3 गुना बढ़ा दिए हैं हमने। 8th है एम्प्लॉयमेंट, काफ़ी ज़्यादा नौकरियाँ दी हैं गवर्नमेंट ने। सीरियस एफर्ट्स हैव बीन मेड ड्यूरिंग प्लान टू इंक्रीज एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी इन डिफरेंट 5-year plans. Government has launched several employment generation schemes. It is significant to note that during the 11th plan, unemployment rate came down from 8.3% to 5.6% in 2011. It increased 6.9% in 2018-19. In the 12th 5-year plan, government has fixed the target of creating 50 million employment opportunities. 9th है इंटरनेशनल ट्रेड। हमने अपने 5-year प्लानिंग की हेल्प से जो इंटरनेशनल ट्रेड है उसमें भी कई गुना ग्रोथ की है। ड्यूरिंग प्लान द वॉल्यूम एंड वैल्यू ऑफ इंडियन फॉरेन ट्रेड हैव इंक्रीज सब्सटेंशियली फॉलोइंग फैक्ट टू दिस पॉइंट। देखो 1948 से 49 के बीच में जो हमारा फॉरेन ट्रेड था वो 792 करोड़ का था, लेकिन 2018-19 में 59,02,036 करोड़ पहुंच गया है। जो कॉम्पोजिशन ऑफ एक्सपोर्ट एंड इंपोर्ट है सिग्निफिकेंट चेंज। प्रायर टू प्लानिंग वी वर लार्जली एक्सपोर्टिंग प्राइमरी प्रोडक्ट, यानी प्लानिंग से पहले हम किस चीज़ का एक्सपोर्ट करते थे, प्राइमरी गुड्स का, यानी कि रॉ मटेरियल का, एंड और फिनिश गुड्स को इंपोर्ट करते थे। लेकिन अब इसमें हमने रिवर्सली चेंज कर दिया है। द चेंज इन कॉम्पोजिशन इज मार्क्ड इन द एरिया ऑफ एक्सपोर्ट। वी आर नाउ एक्सपोर्टिंग इंजीनियरिंग गुड्स। दिस इज साइन ऑफ इंडियन एमर्जिंग एज एन इंडस्ट्रियलाइज्ड नेशन। तो ये हमारे अचीवमेंट थे 5-year प्लानिंग, हमने इन चीज़ों में अचीवमेंट प्राप्त कर लिए। अब कुछ ऐसे पॉइंट भी हैं जहाँ पे हम अचीव नहीं कर पाए, जहाँ पे हमारी प्लानिंग फेल रही है अभी तक, फेल्यूर ऑफ प्लानिंग। तो सबसे फर्स्ट है एब्जेक्ट पॉवर्टी। हम गरीबी को अब तक दूर नहीं कर पाए अपने इंडिया से। पूरे वर्ल्ड की जो 50% बेरोजगारी है वो हमारे इंडिया से बिलोंग करती है। एलिवेशन ऑफ पॉवर्टी वाज द सेंट्रल थीम ऑफ प्लानिंग, बट दिस इज वेयर वी स्टैंड इन इंडिया। 21.9% ऑफ पॉपुलेशन स्टिल लिव्स बिलो द पॉवर्टी लाइन। देखो 21.9% पॉपुलेशन ऐसी है जो बीपीएल फैमिली में आती है, यानी जिनको बेसिक नीड भी सेटिस्फाई करने में प्रॉब्लम हो रही है। अमेजिंग नियरली 50% ऑफ दोज हु आर एब्सोल्युटली पुअर इन द वर्ल्ड आर लिविंग इन इंडिया। मतलब पूरे वर्ल्ड के जो 50% गरीब हैं वो हमारे इंडिया से ही हैं। सेकेंड, हाई रेट ऑफ इन्फ्लेशन। हम महंगाई को भी कंट्रोल नहीं कर पाए, जो प्राइस है वो स्टेबल नहीं रख पाए हम। बाय एंड लार्ज वी हैव फेल टू टैकल इन्फ्लेशन स्पायरल इन द कंट्री बिकॉज ऑफ हाई रेट ऑफ इन्फ्लेशन। ड्यूरिंग 5-year प्लान real income of the people has tended to erode. Also, economic divide between have and have not has tended to rise. First plan is the only exception when price levels slide down. In all other plans, the price recorded a steep rise. केवल 5-year प्लानिंग ऐसी है जहाँ पे हम प्राइस को कंट्रोल में रख पाए, लेकिन उसके बाद प्राइस कॉन्टिन्यूसली बढ़ते ही जा रहे हैं। तो इससे इकोनॉमी डिवाइड होगी, हैव एंड हैव नॉट। गरीब और ज़्यादा गरीब हो गया है, अमीर और ज़्यादा अमीर हो गया। थर्ड है अनएम्प्लॉयमेंट क्राइसिस। बेरोजगारी यहाँ बढ़ती जा रही है। वाइल मोर एंड मोर अपॉर्चुनिटी ऑफ एम्प्लॉयमेंट हैव बीन जनरेटेड, चैलेंज ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट हैज़ नॉट सबसिड। एट द एंड ऑफ फर्स्ट प्लान 53 लाख पर्सन वर अनएम्प्लॉयड। दिस नंबर रोज टू और 4 करोड़ एट द एंड ऑफ 11th प्लान। तो बेरोजगारी काफ़ी बढ़ती जा रही है यहाँ। फोर्थ है इन एडुकेट इंफ्रास्ट्रक्चर। इंफ्रास्ट्रक्चर जो है वो भी पूरी तरह से डेवलप नहीं है हमारे यहाँ पे। डेवलपमेंट ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर इंक्लूडिंग पावर, रोड्स, डैम, ब्रिज, स्कूल, कॉलेज एंड हॉस्पिटल्स continues to be inadequate despite 67 years of planning. Consequently, actual growth has failed to match the target of growth. Particularly, shortage of power has been a serious constant in the overall process of growth and development. पाँचवा स्क्यूड डिस्ट्रीब्यूशन, यानी अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन है। जो हमारे यहाँ पे इनकम डिस्ट्रीब्यूशन है वो अनइक्वल है। Economic and social equality was considered as the principal goal of planning. Ironically, this has been the principal failure of planning in India. ये हमारा लॉन्ग पीरियड ऑब्जेक्टिव भी है इक्वलिटी मेंटेन करना, लेकिन हम इसको अचीव नहीं कर पा रहे हैं। वाइडनिंग इकोनॉमी एंड सोशल इनइक्वलिटी हैज़ कंप्लेंड द गवर्नमेंट टू ऑफर रिजर्वेशन इन जॉब टू द इकोनॉमिकली एंड सोशली वीकर सेक्शन ऑफ द सोसाइटी।
तो इस प्रकार ये बताया गया है कि यहाँ पे ब्रीफली एज ऑब्जर्व बाय एन एक्सपर्ट टीम ऑफ यूएनओ द इम्प्लीमेंटेशन एंड इन्फोर्समेंट हैव बीन द प्रिंसिपल शॉर्टकमिंग ऑफ प्लानिंग इन इंडिया। मतलब यूएनओ ने ऑब्जर्व करके बताया है कि इंडिया में जो प्लानिंग की जाती है उसको जो इम्प्लीमेंटेशन करते हैं वो अच्छे तरीके से नहीं हो रही है, इम्प्लीमेंट करने में प्रॉब्लम आ रही है। Plans are formulated after a good deal of deliberation, but the target are not achieved due to inefficient administration, dishonesty, vested interest, red tapeism, etc. It was owing to overall failure of the strategy of planning that in 1991 the government take a U-turn from the policy of control and regulation to the policy of market-driven growth process. तो इसीलिए 1991 में इंडियन गवर्नमेंट को अपने पॉलिसी में यू टर्न लेना पड़ा। यानी 1991 से पहले जो हम पब्लिक सेक्टर को ज़्यादा इंपॉर्टेंस दे रहे थे ग्रोथ के लिए, अब यू टर्न लेना पड़ा, यानी अब प्राइवेट सेक्टर को ज़्यादा इंपॉर्टेंस देनी पड़ी। ठीक है, इसीलिए 1991 में हमारे इंडिया में एक बहुत बड़ा चेंज हुआ था जिसको हम नई इकोनॉमिक पॉलिसी यानी न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी के नाम से जानते हैं। ये हम अगले चैप्टरों में डिस्कस करेंगे। तो ये चैप्टर आपका फिनिश हो गया यहाँ। सभी को अपनी फेयर कॉपी में नोट्स बनाने हैं इस चैप्टर के। कोई प्रॉब्लम हो, कोई डाउट हो किसी भी पॉइंट में तो मेरे से पूछ सकते हो। ओके।